गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। देखिए, अब हम लोग आज रिवाइज करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मींस फिक्स्ड असेट का दूसरा नाम। AS10 रिवाइज हुआ 2-3 साल पहले। उसके बाद जो पुराना AS10 फिक्स्ड असेट के नाम से था वो हट गया, और पुराना जो डिप्रीशिएशन अकाउंटिंग AS6 के नाम का था वो हट गया। अब दोनों चीज मिलाकर के नए वाले AS10 में आ गया, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। किसको बोलेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? जिसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक हो, वो 12 महीना से ज्यादा यूज में आने वाली है, और आप उस असेट को खरीदे हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। बिजनेस में यूज का मतलब है आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो सकती है, फैक्ट्री वैक्ट्री वगैरह, ऑफिस में एडमिन पर्पस के लिए असेट हो सकती है, कंप्यूटर, फर्नीचर, AC वगैरह, या फिर कोई सेलिंग पर्पस में कोई वैन हो सकती है जिसमें आप गुड्स का डिलीवरी करवाते हो। सब चीज आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में आएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, एवरीथिंग इज योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इफ दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर फुलफिल्ड। बियरर प्लांट क्या है? बियरर प्लांट भी एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है एज पर AS10। बियरर प्लांट का मतलब हो गया ऐसे प्लांट जो जिंदा है और प्लांट है और आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देंगे और 1 साल से ज्यादा देंगे, और आप उसको लकड़ी की तरह काट करके नहीं बेचेंगे। 3 कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इट विल बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 months, एंड इट इज नॉट प्रोबेबल दैट दे वुड बी सोल्ड एज कट वुड, जिसको बोलते हैं। नाउ बियरर प्लांट का पूरा अकाउंटिंग नॉर्मल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जैसा ही होगा। अच्छा, अब आया बात कि सर एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हम लोग कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे, और आप उसको बुक्स में पहली बार कैसे लिखेंगे? द आंसर इज, हम उसको बुक्स में पहली बार कॉस्ट पर लिखेंगे। और कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगा? कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। असेट को रेडी करने में मेरा जितना खर्चा लगा। दूसरा डेफिनेशन, आज जिस लोकेशन कंडीशन में असेट है वहां तक पहुंचाने में जितना खर्चा लगा। तीसरा जो मेन बात जो AS10 में लिखा हुआ है, दैट इज कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू अ कंडीशन इन विच इट इज केपेबल टू वर्क इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ये सेंटेंस आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा अगर थ्योरी लिखने आएगा तो। वो सारा कॉस्ट ऐड करके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट में डेबिट करना पड़ेगा। फिर वो बियरर प्लांट हो तो भी सेम अकाउंटिंग प्रोसेस है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट हो, खुद बना रहे हैं असेट को, तो भी सेम कॉन्सेप्ट है। खरीद के ला करके असेट को ला रहे हैं तो भी सेम कॉन्सेप्ट है। असेट को रेडी करने तक जितना खर्चा लगेगा, दे विल बी एडेड टू फॉर्म द कॉस्ट ऑफ द असेट। अब आया बात चौथा नंबर पॉइंट कि सर अगर असेट हम खरीद के नहीं लाए, एक्सचेंज करके लाए, मेरे पास एक असेट था वो दे करके दूसरा असेट लेकर के आए, तो इसमें आपको 2 बात ध्यान देनी पड़ेगी कि आप जो ट्रांजैक्शन किए उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस है या कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। किसको बोलते कॉमर्शियल सब्सटेंस है और नहीं है? इसको, कि अगर आपका एक्सचेंज के पहले रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, ध्यान से सुनिएगा, रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, असेट एक्सचेंज के बाद रिस्क, अमाउंट और टाइम ऑफ कैश फ्लो बदल जाता है, बदलने की उम्मीद है, तो जिसका मतलब है ट्रांजैक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस। लैंड दे करके जेट एरोप्लेन खरीदना कॉमर्शियल सब्सटेंस है। बिल्डिंग बेच करके प्लांट एंड मशीनरी लेना कॉमर्शियल सब्सटेंस है। मोबाइल दे के मोबाइल लेना नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, क्योंकि एक मोबाइल दे के दूसरा मोबाइल लोगे, सेम पर्पज, कोई आपका कैश फ्लो वगैरह बदलेगा नहीं, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। सो देयरफॉर उस ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है इफ एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अब आइए, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या करना है, और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो क्या करना है? द आंसर इज, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो रिकॉर्डिंग फेयर वैल्यू पे होगा, और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो रिकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट पे होगा। मतलब मान लो हम एक मोबाइल दे करके घड़ी लेते हैं, तो मोबाइल और घड़ी कैश फ्लो चेंज हो जाएगा। कमर्शियल सब्सटेंस मान लो है, तो मेरा पहले देखना पड़ेगा मोबाइल बैलेंस शीट में कितने में लिखा हुआ, मान लो 2000, घड़ी का फेयर वैल्यू कितना है, मान लो 4000, तो घड़ी को फेयर वैल्यू पे लिखेंगे, 2 मोबाइल बुक से हटा देंगे 2000 लिख के, 2 PL 2000। लेकिन अगर इसी ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, मान लो मैं मोबाइल देके मोबाइल लेता, तो मोबाइल नया वाला 2000 में लिख लेते, जो पुराना मोबाइल का WDV है, तो मेरा एंट्री आता न्यू मोबाइल अकाउंट डेबिट टू मोबाइल अकाउंट 2000, उसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आता।
बिकॉज नया मोबाइल फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होगा, नया मोबाइल विल बी रिकॉर्डेड एट द एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड मोबाइल इफ देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस. तो इफ देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, रिकॉर्डिंग विल हैपन एट कैरिंग अमाउंट्स. इफ देयर इज कॉमर्शियल सब्सटेंस, रिकॉर्डिंग विल हैपन एट फेयर वैल्यूज. अब अपना पांचवा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है डिकमिशनिंग लायबिलिटी का. अगर कोई असेट ऐसा है जिसको 10-12 साल के बाद यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद आपको असेट को हटाना पड़ेगा और हटाने में बहुत सारा खर्चा लगेगा, तो उस खर्चे को बोलते हैं डिकमिशनिंग लायबिलिटी. न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वन सच असेट. ऑयल का कुआं, ऑयल वेल इज अनदर सच असेट, जिसमें डिकमिशनिंग लायबिलिटी इज वेरी ह्यूज. उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है कि जो असेट खरीदने में, मान लो आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, वो अलग एंट्री हो गया. अब डिकमिशनिंग का खर्चा का अकाउंटिंग क्या है कि पहले आप पता करो कि असेट की लाइफ कितनी है. 10 साल से, सब कुछ से है. कितना रुपया खर्चा लगेगा जब आप असेट को डिकमिशनिंग करेंगे, तो हटाएंगे, रिमूवल हटाएंगे तो एनवायरनमेंट भी रिस्टोर करना पड़ता है, रिमूवल भी, फेंकवाने का भी खर्चा लगता है. सब मिला के मान लो 2 लाख रुपया लगेगा 10 साल बाद. तो आप पहले उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो डिस्काउंटिंग करके. मान लो निकला 96,000 रुपीज. 96,000 में असेट को डेबिट करना, लॉस को नहीं, असेट को डेबिट करके लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो. इस लायबिलिटी का नाम है प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी. अब क्योंकि आपने असेट को डेबिट कर दिया, वहां जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट कैश में डेबिट हुआ था, कैश पेमेंट की वजह वक्त, तो उसमें 96 और ऐड हो गया. अब उसके बाद डिप्रीशिएशन कर दीजिए. मान लो उस वक्त कैश में 5 लाख रुपए लगा था, तो 5,96,000 आपके असेट का दाम हो गया. अब उसका डिप्रीशिएशन अकाउंटिंग कर दीजिए. AS 10 में हम पढ़ाएंगे थोड़ी देर के बाद, रिवाइज कराएंगे. और इस लायबिलिटी का इंटरेस्ट अकाउंटिंग कर लीजिए, जैसे हायर परचेज में करते हैं. इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, लास्ट में हायर वेंडर टू बैंक. यहां पे वैसे ही होगा. इंटरेस्ट टू डिकमिशनिंग लायबिलिटी, इंटरेस्ट टू डिकमिशनिंग लायबिलिटी, इंटरेस्ट टू डिकमिशनिंग लायबिलिटी. 10 साल करते जाइए. 10 साल में 96,000 विल बिकम 2 लाख. उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा, डिकमिशनिंग लायबिलिटी टू बैंक हो जाएगा. ये हमारा डिकमिशनिंग लायबिलिटी का अकाउंटिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. AS 10 का बोलना है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगला टॉपिक इज कंपोनेंट अकाउंटिंग और रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग. रिप्लेसमेंट के साथ ही इंस्पेक्शन अकाउंटिंग. AS 10 का सबसे फेवरेट टॉपिक जो मेरे को लगता है, मेरा फेवरेट, वो है कंपोनेंट अकाउंटिंग. AS 10 बोलता है आपके पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उसके अंदर अगर मोर देन 1 पार्ट्स हैं और उन पार्ट का, ध्यान से सुनिएगा, उन पार्ट का लाइफ, यूजफुल लाइफ अलग अलग है, या फिर उन पार्ट्स का पैटर्न ऑफ कंजम्पशन अलग अलग है, तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग डिप्रीशिएशन अकाउंटिंग होना पड़ेगा. पूरी असेट को एक साथ डिप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा. तो ध्यान रखिए, इफ एन असेट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैव सेपरेट यूजफुल लाइफ or each part has different pattern of consumption, then we have to divide the total cost of the asset into various parts like this. मान लो मेरे पास 600 करोड़ की एक असेट है, उसके 4 पार्ट हैं ABCD. चारों का या तो लाइफ अलग अलग है या फिर पैटर्न ऑफ कंजम्पशन अलग अलग है. तो हमको पहले अपने कॉस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. ये कोई इंजीनियर या कोई सोफिस्टिकेटेड आदमी वैल्यूअर ही कर सकता है, हम लोगों को एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा. अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये अलग अलग पार्ट का अलग अलग डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन होगा. आप बैलेंस शीट में 4 पार्ट लिखने की दरकार नहीं है. बैलेंस शीट में असेट लिखिए, पूरा 600 करोड़ का असेट एक साथ लिख दी. बैलेंस शीट में आप एरोप्लेन लिखिए. एरोप्लेन का 4 पार्ट होता है, बॉडी, इंजन, इंटीरियर, अदर्स. लेकिन बैलेंस शीट में एरोप्लेन लिखिए, पर यह हिसाब अलग अलग रखना पड़ेगा. अब इनका डेप्रीशिएशन भी अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा. मान लो डेप्रीशिएशन, 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 सबका डेप्रीशिएशन कम बेसी हो सकता है, बिकॉज सबकी लाइफ अलग अलग है. जिसकी लाइफ ज्यादा है उसका डेप्रीशिएशन कम है, जिसका यूजफुल लाइफ छोटा है उसका डेप्रीशिएशन ज्यादा है. जो ज्यादा कंज्यूम होता है उसका डेप्रीशिएशन ज्यादा, जो कम खत्म होता है उसका डेप्रीशिएशन कम है. तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा. अच्छा, पीएल में लिखते वक्त आप चारों डेप्रीशिएशन को जोड़ करके एक साथ डेप्रीशिएशन लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिसाब अलग अलग रहना पड़ेगा. क्योंकि नेक्स्ट अब आया रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग. रिप्लेसमेंट पार्ट्स. कुछ साल बाद मान लीजिए आपने एक पार्ट को रिप्लेस किया, तो जिस पार्ट को आप रिप्लेस करेंगे उसका बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ WDV है. फॉर एग्जांपल मान लो C पार्ट को आपने रिप्लेस किया, तो इसका बैलेंस शीट का WDV को हटाना है बुक से. हम लोग बोलते हैं डी रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू पार्ट्स.
तो नया पार्ट डेबिट करेंगे, पुराना पार्ट को हटाएंगे टू बैंक, और प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा कि मान लो मैंने सी पार्ट हटाया, सी पार्ट का एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट WDV 40 था मेरे बुक्स में, और नया पार्ट मेरा 300 में लगा, और पुराना पार्ट 12 लाख में बिका, 12 रुपया में बिका मान लो, तो मेरा 300 रुपया खर्चा हुआ और 12 हमको मिल गया, तो नेट में मेरा 288 का कॉस्ट लगा। तो हम लिखेंगे टू बैंक 288, टू सी ओल्ड पार्ट 40 का कैरिंग अमाउंट, बाई C1 न्यू पार्ट 300, और बाकी लॉस PL में डेबिट हो गया। तो इसमें दो चीज होता है, रिप्लेसमेंट में दो चीज होता है, डी रिकॉग्निशन ऑफ द एग्जिस्टिंग WDV, रिकॉग्निशन ऑफ द न्यू कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन है ये। अब आया नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्पेक्शन अकाउंटिंग। ये क्या है कि जैसे एरोप्लेन है, शिप है, लाखों लाखों कई हजारों हजारों लोगों को लेके चलता है, और लाइफ रिस्क है, ऊपर में क्रैश हो गया तो, शिप डूब गया तो इस तरह की एसेट को यूजेबल करने के पहले इंस्पेक्शन होता है। जब नई एसेट खरीद के आती है ना, तो वो इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन होके आती है, और इंस्पेक्शन को भी एक पार्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पे B इज द इंस्पेक्शन, तो जब नया एसेट भी आएगा ना खरीद करके, तो उसका इंस्पेक्शन का कितना खर्चा लगा उसका डिटेल आपके पास रहेगा, अगर एरोप्लेन, शिप वगैरह जैसा कोई एसेट है तो अगर मान लो कुछ साल बाद आपको वापस से इंस्पेक्शन कराना पड़ा, जो कराना ही पड़ता है, तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस भी एग्जैक्टली सेम है जैसा अकाउंटिंग प्रोसेस रिप्लेसमेंट का था, एकदम सेम टू सेम अकाउंटिंग है। पुराना इंस्पेक्शन का WDV को हटाओ बुक से, नया इंस्पेक्शन में जो खर्चा लगा बुक्स में ले करके आओ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंसिडेंटल ऑपरेशन। कई बार क्या होता है, हम लोग असेट बनाते रहते हैं, बनाते बनाते हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, हम लोग कुछ और असेट का यूज लेकर के काम करने लग जाते हैं, और तब तक असेट का अपना कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। तो अगर वो इंसिडेंटल ऑपरेशन असेट के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, मतलब दैट इज नॉट द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन इन विच इट कैन वर्क इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, वो एडिशनल बात है, एक्स्ट्रा है, इंसिडेंटल है, अलग से किए हैं, तो उसमें लगने वाला खर्चा और उससे होने वाला रेवेन्यू असेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो अलग से PL में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बड़ा एक तो मॉल बना रहा हूं, अब मॉल तो बनेगा 5 साल में, तब तक मेरे पास जमीन में जगह था, हम उसको कार पार्किंग की तरह यूज कर लिए। अब कार पार्किंग को बनाने में मान लो मेरा 20 लाख खर्चा हुआ और साल में इनकम आ गया 3 करोड़ रुपया, तो ना तो 20 लाख हम कैपिटलाइज करेंगे, ना 3 करोड़ रुपया असेट को कम करेंगे। 3 करोड़ रुपए भी मेरे PL में जाएगा, 20 लाख रुपया भी मेरे PL में जाएगा, क्योंकि वो मेरा मॉल बनाने का खर्चा नहीं है, वो इंसिडेंटल ऑपरेशन है जिसको सिर्फ और सिर्फ P&L में ही भेजा जा सकता है। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हम सब्सीक्वेंट मेजरमेंट असेट का कैसे करेंगे। एक बार तो असेट को कॉस्ट पे लिख लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट पे लिख लिए, आगे क्या करेंगे। अच्छा, उस सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में जाने के पहले आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपके पास इस तरह के 4-4 पार्ट हैं और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कंपोनेंट अकाउंटिंग हो रहा है, और मान लो आपने पहले कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं किया था, अब आपके ऊपर AS10 लग गया है, और अब आप कोई पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब तो AS10 लग गया आपके ऊपर, और आप पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप रिप्लेस कर रहे हैं, आपको वो 300 तो मालूम है, मान लीजिए 300 तो मालूम है, लेकिन पुराना पार्ट का आपको WDV नहीं मालूम, ये 40 आपको नहीं मालूम, क्योंकि तब आपका कंपोनेंट अकाउंटिंग किया हुआ नहीं था। तो ये AS10 बोलता है, ये आपको पता करना पड़ेगा, चाहे तो बैक कैलकुलेशन जाके पता करिए, उस समय का कोई एक डिटेल होता तो वहां से वेबसाइट से पता कीजिए कि उस वक्त ऐसा पार्ट का दाम क्या होता था, और उसको डेप्रिसिएशन दे करके यहां तक पहुंचाइए। ये ढूंढना ही पड़ेगा, 40 की जगह 50 निकले, 52 निकले, अलग बात है, लेकिन ये ढूंढना पड़ेगा। इन्फ्लेशन के रेट से पीछे जाकर के डेप्रिसिएशन देकर के आगे भी लाना पड़ सकता है। मान लो आज नया पार्ट का दाम 300 है, 5 साल पहले अगर मैं इसी पार्ट को खरीदा होता तो इन्फ्लेशन बढ़ बढ़ के 300 हो गया, गिर गिर के कितना होता, फिर वहां से डेप्रिसिएशन देके आते तो आज का WDV कितना होता, वो पता करना ही पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि मेरे पास डेटा नहीं है, डेटा हैज टू बी कैलकुलेटेड। अब आइए हम लोग बात करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का। AS10 बोलता है कि आप अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सब्सिक्वेंटली, माने ईयर एंड पे, फिर आगे हर ईयर एंड पे कैसे मेजर करोगे। 2 मॉडल है, आप कॉस्ट मॉडल ऑप्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट कर सकते हो। जो भी मॉडल ऑप्ट कीजिएगा, एक क्लास ऑफ असेट के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग 1, प्लांट एंड मशीनरी 1, फर्नीचर फिक्चर्स 1, इक्विपमेंट 1, कंप्यूटर 1 मॉडल।
या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। इंडिया में ज्यादातर कंपनियां कॉस्ट मॉडल फॉलो करती हैं क्योंकि बचपन से सारे लोग अकाउंटिंग कॉस्ट मॉडल पे करते आए हैं। नाउ अगर आपके पास बिल्डिंग है, एक ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग कैन बी वैल्यूड एट रिवैल्यूएशन मॉडल, ऑफिस बिल्डिंग कैन बी वैल्यूड एट कॉस्ट मॉडल बिकॉज दे आर टू डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स। उनका सारा तरीका, तौर तरीका असेट का अलग अलग है। तो डिफरेंट क्लास ऑफ असेट के लिए डिफरेंट मॉडल्स कैन बी यूज्ड, बट ऑल ऑफिस बिल्डिंग शुड बी यूज्ड यूजिंग वन मॉडल, ऑल फैक्ट्री बिल्डिंग शुड बी मेजर्ड यूजिंग वन मॉडल। नाउ कॉस्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट ये है कि हम असेट को कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन करके लिखेंगे, और ये वही पुराना वाला मॉडल है जिसको बचपन से आज तक आप फॉलो करते आए हो। हम इसके ऊपर अलग से कुछ भी नहीं बोलेंगे, मेरे बुक्स में भी एक लाइन लिखा हुआ है। अगर हम असेट को रिवैल्यूएशन मॉडल में डालते हैं तो रिवैल्यूड फिगर लेस सब्सीक्वेंट डेप्रीसिएशन, क्योंकि रिवैल्यू होने के बाद फिर डेप्रीसिएशन होता है। आप ये कभी मत सोचेंगे कि रिवैल्यू कर रहे हैं तो डेप्रीसिएशन से हम बच जाएंगे। नो, रिवैल्यू कीजिए, फिर डेप्रीसिएशन, फिर डब्ल्यूडीवी बचा, फिर रिवैल्यू, फिर डेप्रीसिएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रीसिएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रीसिएशन, ऐसे चलता रहता है। कैसा पूरा एग्जैक्ट होता है, पूरा कहानी हम आपको अभी समझाने जा रहे हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल का पहला आइडिया यह है कि अगर आपकी असेट बहुत वोलाटाइल है, बहुत ज्यादा हिलती है दाम उसका, तो आप वंस ए ईयर रिवैल्यू कर दीजिए। अगर आपकी असेट लेस वोलाटाइल है तो आप 3 to 5 ईयर्स में एक बार रिवैल्यू कर सकते हैं। 3 to 5 ईयर्स में एक बार। नंबर 2, कभी भी आप रिवैल्यूएशन करेंगे, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, अगर आपको लॉस हुआ तो वो लॉस पीएल में जाएगा। थर्ड, अगर एक बार आपने किसी एसेट को रिवैल्यू किया और उस वक्त आपको प्रॉफिट हुआ और आपने आरआर में डाला, तो उसके बाद जब आप उस एसेट को सब्सीक्वेंट रिवैल्यू करेंगे और अगर आपको लॉस हुआ तो जितना लॉस आपको हुआ, पहले आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से उस लॉस को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व उस एसेट का आपके पास पड़ा हुआ है। तो सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ एन existing रिवैल्यूएशन प्रॉफिट will not go to P&L, will be adjusted against रिवैल्यूएशन रिजर्व। सेम चीज उल्टा में भी है कि अगर आपने पहले किसी एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था और लॉस को पीएल में भेजा था, बाद में अगर अपवर्ड रिवैल्यू करके आपको प्रॉफिट होती है तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं भेज पाएंगे। उतनी प्रॉफिट पहले लॉस जहां पीएल में भेजा था, उतनी प्रॉफिट भी आपको पीएल में भेजनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक बार आप अगर एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू कर देते हैं और प्रॉफिट अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाता है, यह पैसा वापस कभी भी पीएल में नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व का पैसा पीएल में नहीं आएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो सीधे रिटेन्ड अर्निंग में, रिजर्व एंड सरप्लस में घुस जाएगा, पीएल में कभी भी रूट नहीं होगा ना। 6 नंबर पॉइंट, अगर आपके पास एक असेट है, रिवैल्यू किया आपने, 40 लाख का असेट था, आपने उसको 70 लाख में रिवैल्यू किया, 30 लाख रुपीज आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा हो गया। अगर आप इस असेट को बाद में बेच देते हैं और बेचे मान लीजिए आप 55 लाख में, मान लो 56 लाख में, तो आपको 14 लाख का लॉस हुआ। ये लॉस आप पीएल में नहीं भेजिएगा, आरआर से एडजस्ट कीजिएगा। बैंक डेबिट 56, लॉस डेबिट 14, टू असेट 70, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू लॉस 14। अब आप बोलेंगे सर मेरे रिवैल्यूएशन रिजर्व में 16 लाख का बैलेंस बच गया, अब मैं क्या करूं? वही जो थोड़ा देर पहले बोला, पीएल में मत भेजना, इस रिवैल्यूएशन रिजर्व को सीधे रिटेन्ड अर्निंग में भेज दो। जो रिटेन्ड अर्निंग होता है ना, पीएल में सरप्लस बोल करके वहां भेज दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग। तो असेट को बेचने के बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो भी बैलेंस बच जाता है उसको रिटेन्ड अर्निंग में भेज दिया जाता है। नाउ एक एपिसोड है कि सर रिवैल्यूएशन रिजर्व से ईच ईयर कुछ कुछ पैसा निकाल सकते हैं क्या, और अगर निकाल सकते हैं तो कहां भेजना पड़ेगा, और निकाल सकते हैं तो कितना? आंसर इज निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए बताता हूं। मान लीजिए 40 लाख की असेट है, आपने 70 लाख में रिवैल्यू किया, 30 लाख आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला, और असेट की वर्किंग लाइफ 10 साल है, डिप्रीसिएशन एसएलएम है। तो आप अगर नॉर्मल डिप्रीसिएशन देते बिफोर रिवैल्यूएशन तो आपका 4 होता। आफ्टर रिवैल्यूएशन नेचुरली आप रिवैल्यूड फिगर पे डिप्रीसिएशन मारेंगे,
तो आपका डेप्रीसिएशन 7 आएगा, तो आप पीएल में डेप्रीसिएशन 7 भेज दीजिए। उसमें आपके पास कोई कॉम्प्रोमाइज करने का, कोई एडजस्टमेंट करने का, कुछ करने का आपके पास स्कोप नहीं है। 7 लाख डेप्रीसिएशन में चला गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 30 लाख रुपया जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसमें से 3 लाख रुपया, 3 समझ गए होंगे कहां से आया, 4 और 7 का गैप, 3 लाख रुपया निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में भेज सकते हैं, पीएल के क्रेडिट साइड में नहीं। यह काम आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं। कि सर क्या हर साल थोड़ा थोड़ा रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाला जा सकता है कि वेट ही करना पड़ेगा एसेट के बिकने तक का? आंसर इज नो, वेट ही करना नहीं पड़ेगा। वैसे वेट करना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप हर साल थोड़ा थोड़ा रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में भेजना चाहते हो तो एक्सेस डिप्रीसिएशन वाला अमाउंट को निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में भेज सकते हो, और नहीं तो आप वेट कर सकते हो, लास्ट में जब एसेट बिक्री होएगा तो ऐसे भी रिवैल्यूएशन रिजर्व उठ करके रिटेन्ड अर्निंग में तो जाएगा ही जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग का मेथड्स क्या है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग के 2 मेथड हैं। जैसे मान लो एक एसेट है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट 100 है और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 40 है और आपका WDV 60 है, और आपने इस 60 की एसेट को 50% अपवर्ड रिवैल्यू करके 90 बनाया। WDV ही रिवैल्यू होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट को रीस्टेट कर दो 50% ऊपर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को रीस्टेट कर दो 50% ऊपर, WDV 90 आ जाएगा। मतलब आपका एंट्री ऐसा हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट 50, 100 से 50 बढ़ गया, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 20, 40 से 60 हो गया, और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 30, 60 से 90 हो गया, तो 30 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। ये मेथड 1 बोलते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंटिंग मेथड 1। इसका दूसरा मेथड है कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को पूरा खत्म कर दो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 40 है, पूरा खत्म हो गया। अब आपकी एसेट कितनी बची, 100 का WDV हो गया 60, एसेट खत्म कर दिया, आप 60 हो गया। अब 60 को 90 बना दो तो आपकी एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये मेथड नंबर 2 है, टेक्निक 2। ये मेथड नंबर 1 है, टेक्निक 1। नाउ अलग अलग एसेट की क्लास का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ने एक तो क्लास के नाम दिए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बियरर प्लांट। ओके, अब आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं डेप्रीसिएशन को लेकर के। तो मैं तो कंपोनेंट अकाउंटिंग की बात तो कर ही लिया था कि कंपोनेंट वाइज डेप्रीसिएशन होगा। अब डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एसेट का स्क्रैप एस्टिमेट करना पड़ता है, आपको एसेट की लाइफ एस्टिमेट करनी पड़ती है। लाइफ ईयर्स में भी हो सकती है, लाइफ यूनिट्स में भी हो सकती है कि ये एसेट कितना यूनिट बना के देगी, वही लाइफ हो गया। एक एसेट 5 लाख यूनिट बना करके देगी, 1 लाख यूनिट उसने इसी साल बना दिया, 20% डेप्रीसिएशन, 1 लाख बाई 5 लाख, 20% डेप्रीसिएशन। नंबर ऑफ ईयर्स का झमेला ही नहीं है, यूनिट से ही काम हो जाएगा। उसको डिप्लेशन मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, और सबसे फेवरेट मेथड, सबसे लॉजिकल मेथड होता है। ऑडिटर क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकता इस मेथड पे। तो ईयर्स में भी यूजफुल लाइफ हो सकती है, यूनिट्स में भी हो सकती है, और ये दोनों एस्टिमेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको समझना पड़ता है एसेट का पैटर्न ऑफ कंजम्पशन कैसा है, वो किस तरह से कंज्यूम हो रही है, किस तरह से एसेट खत्म हो रही है। हर साल इक्वल अमाउंट खत्म हो रही है, स्ट्रेट लाइन इज गुड। शुरू में ज्यादा, बाद में कम खत्म हो रहा है, WDV इज गुड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का हिसाब कर पाएंगे एकदम अच्छा से, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज गुड। तो आपको पैटर्न ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से मेथड सिलेक्ट करना पड़ता है। मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन कैन बी SLM, WDV और इवन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप पहली बार सिलेक्ट करते हो इसमें सब चीज को, आप बोलते हो कि मैं डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे दूंगा, दैट इज योर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन उसके बाद आप अगर इसमें कभी भी बदलाव करते हो, SLM से WDV, WDV से यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ ईयर चेंज हो रहा है, स्क्रैप चेंज हो रहा है, उसको चेंजेस इन दी अकाउंटिंग एस्टीमेट बोला जाएगा, और प्रोस्पेक्टिवली उसको चेंज किया जाएगा, प्रोस्पेक्टिवली। अब आया बात कि सर हम एस्टीमेट कर लिए स्क्रैप का, लाइफ एस्टीमेट कर लिए, डेप्रीसिएशन देना चालू कर दिए स्ट्रेट लाइन, बस देते रहो। कॉस्ट मॉडल में सर फॉलो कर रहे हैं, तो हाँ, तो बस देते रहो, चलते रहो।
बेचने तक सेम काम करते रहो लगातार। सर हम रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किए, लेस वोलाटाइल एसेट है, 5 साल में एक बार रिवैल्यूएशन करना है, तो आज खरीद लिए, 5 साल तक डिप्रीसिएशन देते जाओ, 5वां साल के बाद रिवैल्यू कर दो, रिवैल्यूड फिगर आ गया, फिर और 5 साल डिप्रीसिएशन देते जाओ, फिर रिवैल्यूड फिगर आ गया, फिर और 5 साल डिप्रीसिएशन देते जाओ, चलाते जाओ ऐसा। AS10 का बोलना है कि स्क्रैप, लाइफ और मेथड, जिसको पैटर्न ऑफ कंजम्पशन बोलते हो, मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन, हर साल रिव्यू करना पड़ेगा, हर साल रिव्यू करना होगा, चेक करना होगा कि ठीक है कि नहीं है। अगर इसमें चेंजेस आया तो प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। पुराना जो हुआ उस पर राख डाल दो, आज के बाद नया डिप्रीसिएशन। फॉर एग्जांपल हम 1 लाख में एक असेट खरीदे थे, स्क्रैप 0 था, हम सोचे थे 10 साल चलेगा, 6 साल चला लिए, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 60,000 डिप्रीसिएशन दे दिए, WDV 40,000 बचा हुआ है, रिव्यू किए, रिव्यू हर साल जब भी कर रहे थे सेम आ रहा था, अभी रिव्यू किए तो लग रहा है और 2 साल चलेगा, और 4 साल नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 40,000 को 2 साल में डिप्रीसिएशन दे दो, 20-20, पुराना पे राख डाल दो, पुराना पे कुछ नहीं करना है, नो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। ओके सर, डिप्रीसिएशन को कहां भेजना है? आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर क्या कोई डिप्रीसिएशन किसी दूसरी असेट के कॉस्ट का पार्ट बन सकता है? यस। कब? अगर मैं एक असेट को दूसरी असेट को बनाने के लिए यूज में ले रहा हूं। इफ आई एम यूजिंग ए ट्रक फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, तो फिर ट्रक का डिप्रीसिएशन पीएल में नहीं जाकर के ट्रक उसके बिल्डिंग के साथ ऐड हो जाएगा। डिप्रीसिएशन टू ट्रक, बिल्डिंग टू डिप्रीसिएशन। तो इफ एन asset is being used for constructing another asset, then the asset being used का depreciation will form part of the cost of the other asset। अच्छा, आप सभी जानते होंगे कि लैंड इज ए नॉन डिप्रीसिएबल असेट, क्योंकि उसका यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट होता है। इसीलिए जब आप डिप्रीसिएशन देते हैं ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग में, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग 400 करोड़ का है, तो आपको लैंड अलग पता करना पड़ेगा 100 करोड़, बिल्डिंग पता करना पड़ेगा 300 करोड़। डिप्रीसिएशन 300 करोड़ पे निकालोगे, भले बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 400 करोड़ लिखेंगे, पर डिप्रीसिएशन 300 करोड़ पे निकलेगा। एंड लास्ट टॉपिक, सर जो डिकमिशनिंग लायबिलिटी है, डिकमिशनिंग लायबिलिटी, अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो कॉस्ट मॉडल वाली एसेट का चेंज को कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर दीजिएगा, रिवैल्यूएशन मॉडल वाली एसेट को रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ एडजस्ट कर दीजिएगा। अगर डिकमिशनिंग लायबिलिटी में कभी कोई चेंज होता है तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। लास्ट बात, सर मान लीजिए मेरे पास एक एसेट है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 400, उसका प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन है 240, उसका WDV है 160, तो हम इसको सेल कर दिए 130 में, मेरे को लॉस हो गया 30, कहां भेजना है? पीएल। पीएल जर्नल सर, बैंक अकाउंट डेबिट 130, लॉस अकाउंट डेबिट 30, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 240, टू फिक्स्ड असेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 400। इसको हम लोग बोलते हैं असेट डिस्पोज्ड। ठीक है। अच्छा सर, मेरे पास एक असेट है, मान लीजिए उसका ओरिजिनल कॉस्ट 100 है, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन 70 है, WDV 30 है। अब इट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, हम इसको यूज में नहीं लेंगे, अब इसको बेचेंगे कुछ दिनों में, यूज में नहीं लेंगे। रिटायर हो गया सर, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, क्या करना है? एक तो डिप्रीसिएशन देना बंद करो, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर हेल्ड फॉर यूज। दूसरा, इसको वैल्यू करो carrying amount and net selling price whichever is lower, almost like an inventory। carrying amount जो 30 लाख और net selling price, बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, whichever is lower, उस पे वैल्यू करो। ठीक है। बैलेंस शीट में आपको तो मालूम ही है फिक्स्ड एसेट का कितना कितना डिस्क्लोजर आता है, 4+4+1 कॉलम याद ही होगा, ओरिजिनल कॉस्ट, एडिशन, डिडक्शन, डिप्रीसिएशन का 4 कॉलम, टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट का अलग। अभी तो खैर मैं टेंजिबल एसेट पढ़ा रहा हूं,
तो सारा डिस्क्लोजर आप जैसे जैसे देते थे वैसे वैसे सारा डिस्क्लोजर, डेप्रिसिएशन के मेथड का डिस्क्लोजर, चेंजेस होता तो चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट का डिस्क्लोजर, भले प्रोस्पेक्टिव हो पर चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट का डिस्क्लोजर तो लगता ही है ना। तो वो सारा डिस्क्लोजर जैसा आपको बताया गया है उस तरीके से कर लीजिएगा। थैंक यू।